नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पहले से ही करंट अफेयर का एक इनिशिएटिव शुरू किए हुए हैं, जिसके तहत हम क्रॉनिकल मैगजीन की मंथली जो संस्करण होता है उसको हम अच्छे से करा रहे हैं। इसमें हम जुलाई और अगस्त का करा चुके हैं, सितंबर महीने का मैगजीन चल रहा है। लेकिन आप सभी मित्रों के भारी डिमांड पर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया था कि आप सर आय दृष्टि का जो मैगजीन आया हुआ है, जो कि मंथली पूरा सालाना ईयरली मैगजीन है 2024 का, उसको शुरू करिए। ठीक है, तो उसको देखते हुए सभी रिक्वेस्ट पर सभी दोस्तों के हमने इस आई दृष्टि मैगजीन का भी हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं। इसमें हम डेली 10 मिनट की क्लास लेंगे, जिसमें हम 4 से 5 टॉपिक को हम कवर करेंगे वीडियो में। ठीक है, प्रत्येक वीडियो में 4 से 5 पॉइंट्स को या 4 से 5 टॉपिक कह सकते हैं आप। ठीक है, 10 मिनट से 12 मिनट की ये वीडियो रहेगी, छोटी वीडियो रहेगी और इसका टाइमिंग रहेगा डेली। देखिए, यह वीडियो आपको डेली 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 या हफ्ते में 4 दिन हो सकता है या डेली भी हो। लेकिन मान लीजिए कि जब भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगी तो सुबह 10 बजे 10 AM सुबह मॉर्निंग में 10 AM में 10 AM पर यह वीडियो पब्लिश होगी। ठीक है, जिसमें हम 10 मिनट में 4 से 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ईयरली मैगजीन है जो कि आय दृष्टि घटना चक्र का है 2024 का, इसको हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें और हमारे एक इनिशिएटिव के साथ आप जुड़े हुए होंगे जो क्रॉनिकल मैगजीन की चल रही है। ठीक है, तो आप इसको भी उसकी तरह है और उससे ज़्यादा ही सपोर्ट इसको करिए, क्योंकि जो यह क्लास आपकी चल रही है यह मुख्यतः आर के लिए, यूपी पीसीएस के लिए और बीपीएससी का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए यह मुख्यतः क्लासेस चल रही है। जो आई दृष्टि की जो क्लास चल रही है वह जो क्लास है यूपी डब्ल्यूएससी के लिए भी है, लेकिन जो यह इन तीनों पेपर को परीक्षाओं को दृष्टिगत देखते हुए, चाहे यूपी पीसीएस का प्री हो, चाहे आर का प्री हो, चाहे बीपीएससी का प्री हो, तीनों को देखते हुए किया जा रहा है। क्योंकि ये तीनों प्री एग्जाम्स आपके दिसंबर माह में लगे हैं। 7-8 को लगा हुआ है आपका यूपीपीसीएस का प्री, उसके बाद 14 या 15 तारीख को लगा हुआ है आपका बीपीएससी का प्री, उसके बाद 22 तारीख को आपको लगा हुआ है आर प्री। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें आप देख सकते हैं कि आय दृष्टि में आपको 1 सितंबर 2023 से लेके और 30 सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर इसमें समाहित है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करने वाले हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो हम 5 टॉपिक को पढ़ेंगे। आज के 5 टॉपिक हम सर्वप्रथम आपको 5 टॉपिक के नाम बता दे रहे हैं, फिर इसको पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, पहला टॉपिक आपका रहेगा एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव की मंजूरी हो गई है। दूसरा आपका रहेगा पीएम आशा योजना जारी रखने की मंजूरी। तीसरा टॉपिक आपका रहेगा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अधिनियम अभियान। चौथा होगा आपका बायो राइड योजना को मंजूर और 5वां टॉपिक आपका रहेगा नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन। तो ये आपके आज के 5 टॉपिक हैं, इसको हम अच्छे से डीप तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। तो पहला टॉपिक आप शुरू करने वाले हैं पर एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इस क्लास को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग का अच्छा सपोर्ट रहेगा तो इसको हम अच्छे से चलाएंगे और अच्छे से कंटिन्यू भी रखेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में सपोर्ट करिए, क्रॉनिकल से ज़्यादा सपोर्ट आपको इसको करना है। ठीक है, तो देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव में भारत के संदर्भ में समकालीन चुनाव के से तात्पर्य है कि अब देखिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हमने अंडरलाइन भी किया है, तो आप चाहे जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो आप अंडरलाइन लाइन वाले को, जो अंडरलाइन किया हुआ पॉइंट, उसी को पढ़ लेंगे। लोकसभा सभी राज्यसभा के और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने को ही क्या कहते हैं, एक देश एक चुनाव। मतलब कि जो लोकसभा चुनाव, राज्य विधानसभा चुनाव हो और स्थानीय निकायों के चुनाव को एक साथ कर दिया जाए, जिसे ONOE वन नेशन वन इलेक्शन लिखा जाता है। देश में वर्ष 1951 से लेकर 1967 तक ये लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लगभग एक साथ हुए हैं, लेकिन 1967 के बाद यह कार्यक्रम टूट गया है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष और एक वर्ष के भीतर विभिन्न समय में आयोजित किए जाते हैं, जिससे बहुत अधिक व्यय होता है। साथ ही आदर्श आचार संहिता अधिक लंबे समय तक रहने के कारण विकास कार्यों पर दीर्घ अवधि के लिए व्यवधान उत्पन्न होता है। भारत के विधि आयोग, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष और बिना उपयुक्त समय के निर्वाचनों के चक्र को अंत किए जाने का सिफारिश की है। जो विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि वन इलेक्शन लागू किया जाए, बार इलेक्शन ना हो, एक साथ ही सबके इलेक्शन हो। अब क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, देखिए अब स्मरणीय तथ्य क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जो विधि आयोग ने प्रस्ताव दिया था उसकी मंजूरी दे दी है। ठीक है, यह प्रस्ताव
प्रस्ताव किसने दिया है? तो यह प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को सौंपी थी। ठीक है, तो यह उच्च स्तरीय समिति एक बनाई थी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिन्होंने इस रिपोर्ट को दिया था 14 मार्च 2024 को, और सरकार ने इसको मंजूरी दी है कब? आपको सरकार ने मंजूरी दे दी है 18 सितंबर 2024 को। ठीक है, इस प्रस्ताव के अनुसार देश में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। देखिए, तो जो प्रस्ताव इसके तहत 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। प्रथम चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आयोजित किए जाएंगे, ये रहा प्रथम चरणों में। और दूसरे चरण में प्रथम चरण के 100 दिन के भीतर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे तो उसके 100 दिन के भीतर आपके राज्य के स्थानीय निकाय के चुनाव भी करा दिए जाएंगे। ठीक है, समकालीन चुनाव के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए संसद 2 प्रकार के संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगी। ठीक है, इसको संपन्न करने के लिए 2 प्रकार के संशोधन विधेयक सरकार संसद में लाएगी। एक संवैधानिक संशोधन विधेयक होगा और दूसरा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कानून में परिणामी संशोधन होगा। ठीक है, तो एक संवैधानिक संशोधन विधेयक होगा और एक दूसरा परिणामी संशोधन होगा। ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश या विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। साथ ही साथ निर्वाचन के पहले चरण की अभिप्राप्ति के लिए अनुच्छेद, देखिए निर्वाचन के पहले चरण की अभिप्राप्ति के लिए अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 82(2) के अंत स्थापित किए जाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पुनः स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब कौन कौन से आर्टिकल में चेंजेस होंगे? 83 संसद के सदनों का अवधि, अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि संशोधन, और 82 को अंत स्थापित किए जाने पर एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पुनः स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो 83, 172 और 82 का में संशोधन किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ध्यान से। इस संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। जो ये ऊपर के संशोधन है, इसके लिए राज्यों से कोई भी अनुसमर्थन की जरूरत नहीं होगी। देखिए, दूसरे चरण में नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा से 100 दिन के भीतर होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या करेगी सरकार? देखिए, के भीतर आयोजित करने हेतु संवैधानिक संशोधन विधेयक पुनर्स्थापित किया जाएगा। इसके लिए भी एक संवैधानिक संशोधन विधेयक आएगा। उपयुक्त संशोधन के लिए 368 में दी गई संविधान संशोधन दो शर्तों पर पूरा होगा। ठीक है, तो 2 शर्त कौन से हैं? प्रथम शर्त के अनुसार दोनों सदनों में जो पहला वाला विधानसभा लोकसभा के लिए, तो कुल पहले सदन में क्या होगा कि कुल सदस्यों का आधे सदस्य से अधिक मतदान किया जाना अनिवार्य हो। जबकि दूसरा शर्त क्या होगा? प्रथम शर्त के अधीन रहते हुए उपस्थित होने वाले और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3। देखिए, संविधान संशोधन विधेयक के लिए आप जानते हैं ना क्या होता है। ठीक है, अब सिंपली हम बता दे रहे हैं आपको कि जितने भी सदस्य, जैसे 545 सदस्य ना, इसके आधे सदस्य उपस्थित होने चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, और ऊपर से जब आधे सदस्य उपस्थित हो, जब वोटिंग होगी तो टोटल सदस्य के 2/3 सदस्य फेवर में वोटिंग करने चाहिए, तो आपका संविधान संशोधन विधेयक पास होता है। तो यही इसमें लिखा हुआ है जटिल भाषा में। ठीक है, दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए विधेयक जाएगा। द्वितीय चरण में क्या होगा? द्वितीय चरण के प्रस्ताव स्थानीय निकायों के चुनाव, केंद्र एवं राज्यों के चुनाव के 100 दिन के भीतर अंदर विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजने से पूर्व आधा से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन करना होगा। ठीक है, तो जो दूसरा प्रस्ताव होगा जिसमें मतलब कि 100 दिन के भीतर निकायों के चुनाव करा लिए जाए, उसके लिए पहले आधा से अधिक राज्यों से आपको अनुसमर्थन प्राप्त करना होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि पंचायत किस श्रेणी का विषय है? राज्य स्तर का विषय है। ठीक है, तो इस पर कानून अगर सेंट्रल बना रही है तो आधे से ज्यादा लोगों के लिए आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आधे से ज्यादा राज्यों से विधानमंडल का अनुसमर्थन प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, अब ONOE उच्च स्तरीय समिति में कौन कौन से थे? देखिए, इसमें 8 सदस्य थे। जो वन नेशन वन इलेक्शन की समिति थी उसमें 8 सदस्य थे। ONOE की उच्च स्तरीय समिति में 8 सदस्य थे, जो 2 सितंबर 2023 को गठन किया गया। 2 सितंबर 2023 को गठन किया गया। अध्यक्ष कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इसमें सदस्य थे, एक गृह मंत्री अमित शाह थे, गुलाम नबी आजाद थे, पूर्व कांग्रेस के लीडर, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह थे, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे थे, संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त, अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य। ठीक है, सचिव कौन थे इसके? नितेंद्र चंद्र। सचिव इसके कौन थे? नितेंद्र चंद्र। सचिव भारत सरकार विधि एवं कार्य विभाग द्वारा 2024 को राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी गई थी। ठीक है, तो ये हो गया आपके कौन कौन से समिति में लोग शामिल थे।
अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक आपका है पीएम आशा योजना जारी। ये क्या है? वर्ष 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई व्यापक योजना अम्ब्रेला स्कीम प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा को मंजूरी प्रदान की थी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसको पीएम आशा कहते हैं, केंद्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुरूप इस योजना का उद्देश्य किसानों की उनकी उपज के लाभकारी मूल्य को प्रदान करना था। ठीक है, किसानों को उनकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने पर आधारित है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि पीएम आशा किससे संबंधित है? किसानों को उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने से संबंधित पीएम आशा योजना है, जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। ठीक है, यह अम्ब्रेला स्कीम है, बहुत सारी योजना इसमें आती हैं। ठीक है, स्मरणीय तथ्य क्या है? 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम आशा के अंतर्गत शामिल योजनाओं को जारी रखने की स्वीकृति दी है। ठीक है, तो जो पीएम आशा के अंदर जो भी योजना चल रही है उसको आगे भी जारी रखने की स्वीकृति प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने दी है। ठीक है, इस पर, ठीक है, इस पर 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान कितना खर्च हुआ? 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2025 से 26 तक लगभग 35,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। ठीक है, पीएम आशा के अंतर्गत कौन कौन से हैं? पीएम आशा के 3 घटक हैं। ठीक है, 3 घटक: मूल्य समर्थन योजना, मूल्य स्थिरीकरण कोष, मूल्य घाटा भुगतान योजना, बाजार हस्तक्षेप योजना। तो 4 चीजें हैं: मूल्य समर्थन योजना, मूल्य स्थिरीकरण कोष, मूल्य घाटा भुगतान योजना, बाजार हस्तक्षेप योजना। ठीक है, पीएम आशा के परिणाम स्वरूप किसानों को उनके उत्पादों हेतु उचित मूल्य दिलाने के साथ साथ उपभोक्ताओं को मिलने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में आने वाले उतार चढ़ाव को भी नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है, तो आपको पीएम आशा का फुल फॉर्म याद रखना क्या है? पीएम आशा का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, 2018 में लागू हुआ था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री, तीसरा आपका आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। क्या है? केंद्रीय बजट 2024-25 में लागू किया गया इसको। 2024 से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जनजातीय समुदायों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए, जनजातीय समुदाय के एसटी लोग जो हैं आर्थिक और सामाजिक सुधारने के लिए नए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके तहत जनजातीय बहुल गांवों में आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों को पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें लगभग 63,000 गाँव शामिल होंगे और 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक है, 63,000 गाँव शामिल होंगे, 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको अभियान को मंजूरी दी है। ठीक है, तो इसको 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दी है। ठीक है, इस अभियान में कुल व्यय कितना होगा? 79,156 करोड़ रुपए। ठीक है, इस अभियान में 30 राज्य के शासित जनजातीय बहुल के 549 जिले और 2740 ब्लॉक शामिल होंगे। कौन कौन से? 30 राज्य के शासित प्रदेश होंगे, 549 जिले होंगे और 2740 ब्लॉक इसमें शामिल होंगे। इस अभियान के अंतर्गत 25 कार्यक्रम शामिल हैं। 25 कार्यक्रम इसमें शामिल हैं, जिनमें 17 मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। 25 कार्यक्रम इसमें शामिल हैं और 17 मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, देखिए, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1000 गृह प्रवासों को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो स्वदेश दर्शन कार्यक्रम जो है इसके तहत 1000 गृह प्रवासों को, होम स्टेज को बढ़ावा दिया जाएगा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन क्षमता को दोहन करना तथा जनजातीय समुदायों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार एसटी समुदाय 10.45 करोड़ रुपए है। 705 से अधिक जनजातीय समूह है। भारत में कुल एसटी कितने हैं? 10.445 करोड़ और 705 से अधिक जनजातीय समुदाय हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बायोराइड योजना क्या है? ये ग्लोबल बायो इंडिया जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हितधारकों को एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। क्या है ये? ग्लोबल बायो इंडिया क्या है? ग्लोबल बायो इंडिया जैव प्रौद्योगिकी और संबंधित हितधारकों का एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? आयोजन आपका जैव प्रौद्योगिकी और उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा किया गया है। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा इसको किया गया है। ठीक है, क्या है इसमें? देखिए, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण है जो नई दिल्ली में हुआ है 12 से 14 सितंबर में। तो ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। स्मरणीय तथ्य क्या है? 18 सितंबर 2024 को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायो राइड योजना मंजूरी दी गई है। बायो राइड योजना कब मंजूरी हुई है? 18 सितंबर 2024 को, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। बायो राइड का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है? बायो राइड का पूर्ण रूप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास बायो राइड का पूर्ण फॉर्म है। अब इसको देख लेते हैं अंग्रेजी भाषा में। बायो राइड का फुल फॉर्म क्या है? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। बायो राइड योजना में जैव प्रौद्योगिकी विकास की 2 योजनाएं यथा जैव प्रौद्योगिकी, देखिए इसमें 2 योजनाओं को शामिल किया गया है। 2 योजनाओं को जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास और औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास का विलय कर दिया गया है, ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास और औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास का 2 योजनाओं का विलय कर दिया गया है। साथ ही साथ इस योजना में बायो मैन्युफैक्चरिंग एवं बायो फाउंड्री नामक नए घटकों को भी शामिल किया गया है। एकीकृत योजना बायो राइड का कार्यान्वयन 15वें वित्त आयोग 2021-22 से 2025-26 के दौरान होगा। तो इसका कार्यान्वयन कब होगा? 2021-22 से 25-26 के बीच में, 15वें वित्त आयोग के दौरान, ठीक है। बायो राइड योजना नवाचार और जैव उद्यमिता को बढ़ावा देगी। बायो राइड योजना नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देगी, ठीक है। बायो E3 नीति क्या है? ये 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लागू। 24 अगस्त 2024 को बायो ई नीति को मंजूरी दी गई। बायो ट्रिपल ई नीति को मंजूरी दी गई। क्या है ये? बायो E3 नीति क्या है? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट नीति का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव निर्माण को बढ़ावा देना। बायो E3 नीति में 6 व्यापक फोकस क्षेत्र हैं, ठीक है। इसमें 6 व्यापक फोकस क्षेत्र है। बस आपको इतना क्या याद रखना है कि बायो E3 क्या है, ठीक है। तो बायो E3 क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट नीति का उद्देश्य क्या है? उच्च प्रदर्शन वाले जैव निर्माण को बढ़ावा देना। इसके 6 व्यापक फोकस क्षेत्र है, ठीक है। तो 6 व्यापक फोकस क्षेत्र इसमें है और इसको मंजूरी कब मिली है? 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना। नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन, ये क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत मेक इन इंडिया कार्यक्रम के सफलता के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में भारतीय रेलवे ने भारत की पहली स्वदेशी सेमी स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च की। भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली, कानपुर और प्रयागराज वाराणसी मार्ग पर रवाना हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML लिमिटेड के बेंगलुरु रेल परिसर में से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को रवाना किया, ठीक है। तो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट रवाना हुई कहाँ से? बेंगलुरु स्थित रेल परिषद से। किसने की? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 1 सितंबर 2024 को। बस इतना याद करना है कि 1 सितंबर 2024 को अश्विनी वैष्णव ने BEML लिमिटेड के बेंगलुरु रेल परिषद से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को रवाना किया, ठीक है। स्मरणीय तथ्य क्या है? 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत की पहले वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन की उद्घाटन की। इस ट्रेन का संचालन कौन कर रहा है? गुजरात में अहमदाबाद एवं भुज के मध्य इसका चलाया जाए। संचालन गुजरात में अहमदाबाद और भुज के मध्य। आधिकारिक रूप से इस ट्रेन का पुनर्नामकरण नमो भारत रैपिड रेल के रूप में किया गया है। तो आधिकारिक रूप से इसका ट्रेन का पुनर्नामकरण नमो भारत रैपिड रेल के रूप में किया गया। नमो भारत रैपिड रेल के रूप में इसका पुनर्नामकरण किया गया है, ठीक है। शहरी मेट्रो ट्रेनें आमतौर पर 1 शहर सीमा के अंतर्गत संचालित होती है, जबकि नमो भारत रैपिड रेल को अंतर शहरी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो आज की क्लास का यह आपका 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आपको यह क्लास कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा कमेंट करके बताएंगे, आप ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
और अगर पुराने आप क्रॉनिकल मैगजीन के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो वो भी जाके देख सकते हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ क्रॉनिकल मैगजीन करंट 2024 के नाम से, ठीक है, उसको भी देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और नहीं तो आप लिख लेंगे खुशबू तिवारी यूपीपीएससी के नाम से, तो आपको वहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का मिल जाएगा, ठीक है, इंटरफेस, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको सर्वप्रथम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बताया जाता है, ठीक है। तो पूर्व में चल रही क्लास जो क्रॉनिकल की है उससे ज़्यादा आप इस वीडियोज़ को सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।